जय हिंद। देखिए हम देखने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द है कि परावर्तन, यहाँ पर एक शब्द क्या है परावर्तन। तो देखते हैं कि परावर्तन का मतलब क्या होता है। देखिए परावर्तन करने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु टकरा कर वापस आ जाए उसे कहते हैं परावर्तन। यहाँ पर एक शब्द है कि परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन। परावर्तन परावर्तन कहने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु टकरा कर वापस आ जाए उसे कहते हैं परावर्तन। एग्जाम्पल के लिए एक लिए है, गेंद लिए हैं, किसी गेंद को फेंकेंगे दीवार पर, टकरा कर आ जाएगा वापस, वो क्या है परावर्तन है, समझे। तो परावर्तन मतलब अगर कोई वस्तु टकरा कर वापस आ जाए उसे कहते हैं परावर्तन। एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, किसी गेंद को फेंकेंगे दीवार पर, गेंद दीवार से टकरा कर आ जाएगा वापस, इसे कहते हैं परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना है प्रकाश का परावर्तन। क्या देखना है यहाँ पर, प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होगा, अगर कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस आ जाए उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, समझे। फिर से बोलते हैं, अगर कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर वापस आ जाए उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन दर्पण पर अच्छे से होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक हमारा दर्पण है, ये क्या है हमारा दर्पण है। देखिए ये क्या है दर्पण, देखे आप देखे होंगे जो ऐनक, ऐनक के पीछे एक पेंट होता है। ये पेंट किसका होता है, ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। AgBr, AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखे होंगे ऐनक, मान लीजिए ऐनक है, ऐनक का जो पीछे वाला भाग होता है वो पेंट क्या हो रहा होता है, तो पेंट किसका होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। तो एग्जाम में बहुत बार आया है, मिरर के पीछे जो होता है कलई किसका होता है पेंट, वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, संकेत AgBr। तो ये क्या है, एक समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण। इस पर ऊपर से प्रकाश आएगा तो यहाँ से जो है प्रकाश आ रही है, कहीं ना कहीं दर्पण पर टकराएगा। इसका मतलब ये प्रकाश ऊपर से यहाँ पर आ रही है, इस एरो मतलब देखिए ये प्रकाश यहाँ पर आएगा, कहीं ना कहीं दर्पण पर टकराएगा और टकरा कर वापस निकल जाएगा। यानी ये प्रकाश कहाँ जा रहा है, ऐसा मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए इस एरो मतलब प्रकाश ऊपर से आ रहा है, इस दर्पण पर टकरा गया और टकराने के बाद पुनः ऊपर की ओर निकल गया। इसे ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आया है, यहाँ पर टकराया है और टकरा कर पुनः निकल गया है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इससे आप इस प्रकार से कह सकते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर पुनः वापस लौट जाए उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके अलावा इसे आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, प्रकाश का आना, ये प्रकाश आ रही है, प्रकाश का आना किसी वस्तु से टकराना और टकरा कर पुनः लौट जाना, प्रकाश का परावर्तन कहलाना। फिर से बोलते हैं, इसे आप कह सकते हैं ऐसे भी, प्रकाश का आना किसी वस्तु से टकराना और टकरा कर वापस लौट जाना, प्रकाश का परावर्तन कहलाना। अब चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर पुनः वापस लौट जाए उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। या आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश का आना किसी वस्तु से टकराना, टकरा कर वापस लौट जाना, प्रकाश का परावर्तन कहलाना। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक प्रकाश आ रही है, कहीं ना कहीं मिला है और पुनः प्रकाश जा रही है, तो इसका कोई ना कोई एक नाम होगा। क्योंकि यहाँ पर एक प्रकाश आ रही है, तो प्रकाश आ रही है तो इसका नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है, आपतित किरण। देखिए इसे कैसे याद करेंगे हम, आपतित किरण। प्रकाश आ रही है उसका नाम क्या होता है, आपतित किरण। प्रकाश आ रही है, आज से क्या हो गया, आपतित किरण। प्रकाश आ रही है नाम क्या हो गया, आपतित किरण। कहीं ना कहीं मिलेगा, कहाँ मिला है, यहाँ पर जहाँ मिलता है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब प्रयास कीजिए साथ में बोलने के लिए, जो प्रकाश आ रही है, आज से क्या हो गया, आपतित किरण, जहाँ मिलेगी उसे कहते हैं आपतन बिंदु। अब देखिएगा यहाँ से पुनः प्रकाश वापस जा रही है, यानी क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर 3 नाम लिखे हैं हम। जो प्रकाश आएगी, आज से क्या हो गया, आपतित किरण, जहाँ पर मिलेगी आपतन बिंदु, और मिलने के बाद वापस जा रही है, यानी क्या हो रहा है, इसका परावर्तन हो रहा है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अगर आपसे कहा है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो जो प्रकाश आ रहा है उसे कहते हैं आपतित किरण। जहाँ पर मिलेगा आपतन बिंदु, मिलने के बाद वापस जाएगा उसे कहते हैं परावर्तित किरण। तो एग्जाम में बहुत बार आया है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो जो प्रकाश मिरर पर आ रहा है टकराने के लिए उसे कहते हैं आपतित किरण। जो प्रकाश टकराने के बाद वापस जा रहा है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और जहाँ पर दर्पण पर मिलेगा उसे कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आपतन बिंदु।
बिंदु कहते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपतन बिंदु पर प्रकाश आकर मिली है ना, तो यहाँ पर एक हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं। क्या? काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा को हम प्रायः जो है डॉट डॉट से क्या करते हैं? संकेत करते हैं। ये क्या है? काल्पनिक रेखा है। वास्तव में ऐसा है नहीं, लेकिन एक काल्पनिक रेखा मान ली है कि एक आपतन बिंदु से एक काल्पनिक रेखा हम खींचे, इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब मतलब एकदम सीधा रेखा 90 डिग्री। ये क्या हो गया है? अभिलंब हो गया है। दिक्कत देखिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण। तो आपतन बिंदु से एक सीधी रेखा खींचे हैं, उसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। देखिए, जब अभिलंब खींचे हैं तो यहाँ पर एक एंगल बन गया है। एंगल मतलब कोण बना है, यहाँ भी एक कोण बना है, तो इसका भी कोई ना कोई एक नाम होगा। आपतन बिंदु से एक रेखा खींच दिया हम, एक यहाँ पर रेखा, एक है यहाँ पर एक रेखा। रेखा है तो यहाँ पर एक एंगल बन गया, मतलब कोण बन गया, यहाँ पर एक कोण बन गया, तो इसका भी अपना नाम होगा, इसका भी अपना नाम। अब देखिएगा इसका आखिर नाम क्या होगा, क्योंकि इस रेखा का नाम है आपतित किरण। क्या नाम है इसका? आपतित किरण। और आपतित किरण के बगल में है, इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। लिखते हैं यहाँ पर आपतन, क्या है? आपतन कोण है। फिर से अभिलंब है, अभिलंब के ये क्या है? आपतन कोण। कैसे? इस रेखा का नाम क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण के बगल में क्या हो जाएगा? आपतन कोण। फिर देखिए, इस रेखा का नाम क्या है? परावर्तित किरण। तो यह भी एक बना है एंगल, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा परावर्तन कोण। क्या होगा? परावर्तन कोण। लिखते हैं परावर्तन कोण। देखिए यहाँ पर आपको तीन बातें फिर बताए हम। एक अभिलंब है। अभिलंब मतलब आपतन बिंदु से एक सीधी काल्पनिक रेखा खींच दी है, वास्तव में यह रेखा है नहीं, बस काल्पनिक मानकर एक रेखा खींचे, इसे कहते हैं अभिलंब। तो अभिलंब खींचेंगे तो एक यहाँ पर एंगल बनेगा, एक एंगल बनेगा यहाँ पर, तो दोनों का नाम कैसे रखेंगे हम? क्योंकि इस रेखा का नाम है आपतित किरण, इसका नाम क्या है? आपतित किरण। तो आपतित किरण के बगल में आपतन कोण हो गया। क्या हो गया? आपतन कोण। इस रेखा का नाम क्या है? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण से क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। चलिए आपसे कुछ सवाल करते हैं, अगर आपको आएगा तो वीडियो रोक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जो प्रकाश आ रही है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपतित किरण। जहाँ पर मिलेगा उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपतन बिंदु। मिलने के बाद जाएगा वापस, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है परावर्तित किरण नाम है। एक और बताइएगा, शीशा का जो होता है पीछे कलई, वो किसका होता है? वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। तो आप समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए लिखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, किसी वस्तु को हम देख के पाते हैं, क्योंकि प्रकाश जो है उस वस्तु से टकरा कर हमारे आंखों तक आता है, यानी क्या हो रहा है? उसका परावर्तन हो रहा है, तो ही किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन न हो तो किसी वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। देखिए, आप नाम सुने होंगे ब्लैक होल का, तो ब्लैक होल से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, इसलिए हम ब्लैक होल को देख नहीं पाते हैं। प्रकाश के परावर्तन का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब जानते हैं कि चंद्रमा में किसी भी प्रकार का अपना प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर आता है और चंद्रमा से प्रकाश परावर्तन होकर पृथ्वी तक आता है, इसीलिए हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो एक सवाल बनता है कि चंद्रमा हमें दिखाई क्यों देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस चंद्रमा पर आएगा और चंद्रमा से प्रकाश परावर्तन होकर हमारे पृथ्वी तक आएगा, इसीलिए उस चंद्रमा को हम देख पाते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर न पड़े तो हम चंद्रमा को देख नहीं पाएंगे। तो आप प्रकाश के परावर्तन का एग्जाम्पल लिख लिए। चलिए अब देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है वो नियम 2 होता है। कितना नियम होता है प्रकाश परावर्तन का? 2। कहें प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम? 2 नियम होता है। देखिए नियम आखिर क्या होता है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक एंगल बना है, इसका क्या नाम है? आपतन कोण। यहाँ पर भी एक बना एंगल, इसका नाम है परावर्तन कोण। देखिए, इसका संकेत जो है वो होता है एंगल आई, इसका होता है एंगल आर होता है। आपतन कोण का संकेत क्या होता है? एंगल आई, जबकि परावर्तन कोण का संकेत क्या होता है? एंगल आर। देखिए, प्रकाश अभी आ रहा है, मतलब प्रकाश अभी आई, तो क्या हो गया? आई से क्या हो गया? एंगल आई। इसका क्या हो गया? एंगल आर हो गया। तो आपतन कोण का संकेत क्या हो गया? एंगल आई, जबकि परावर्तन कोण का संकेत क्या हो गया? एंगल आर। तो हम देख लिए प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम? 2 नियम में। देख रहे हैं दोनों नियम आखिर कौन कौन है। तो एक यहाँ पर एंगल है आपतन कोण और एक है परावर्तन कोण। तो पहला नियम को आता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो पहला नियम का कहता है कि एंगल आर इक्वल टू एंगल आई, मतलब आपतन कोण या परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम समझ गए।
ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर। क्या नाम है इसका, आपतन कोण, इसका क्या नाम है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का संकेत क्या होता है, एंगल आर, और आपतन कोण का संकेत क्या होता है, एंगल आई होता है। तो पहला नियम क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। देख सके नियम का इसका सेकेंड नियम देखिए, यहाँ पर एक रेखा आ रही है, इसका नाम है आपतित किरण। यहाँ पर मिला है आपतन बिंदु और यहाँ से एक रेखा जा रही है, इसका नाम है परावर्तित किरण। और यहाँ पर एक अभिलंब है ना, अभिलंब। तो सेकेंड नियम यह कहता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होगा। फिर से बोलते समझिएगा, यहाँ पर आपतित किरण मतलब जो प्रकाश आ रही है, परावर्तित किरण मतलब जो प्रकाश वापस जा रहा है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इसमें डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। पहला आपतित किरण, दूसरा का परावर्तित किरण, और 3 नंबर में क्या है, अभिलंब। तो क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तब देख लिए प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम, 2 नियम। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सेकेंड नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। देखिए समतल मतलब क्या होगा, तीनों जो है वो एक रेखा का ऊपर होगा, ये नहीं कि एक रेखा के नीचे नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि ये प्रकाश आई और यहाँ मुड़ गया, ऐसा नहीं होगा। जो तीनों है, ये रेखा हो गया, ये रेखा हो गया, और ये जो है यह तीनों जो है इस रेखा के ऊपर ही होना चाहिए। इसे कहते हैं एक ही समतल में हो। यहाँ देखिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से 1-2 सवाल बनते हैं न्यूमेरिकल में, बताइएगा अपने से, दिमाग लगाइएगा। अगर आपसे कहा दे कि अगर एंगल R = 50 डिग्री है, एंगल R कितना है 50, तो बताइए एंगल I कितना होगा, बताइएगा, बिना देखे बताइएगा पहले। अगर एंगल R मतलब ये है, ये कितना है हमारा 50 है, तो ये कितना होगा, एंगल I कितना होगा, पहले आप बिना देखे बताइएगा, फिर आप देखिएगा। देखिए हम बता रहे हैं एंगल R हमारा दिया है, कितना दिया है 50, और जानते हैं कि ये दोनों कोण क्या होता है आपस में बराबर, मतलब ये 50 है तो ये कितना होगा 50, इसका आंसर क्या होगा 50 होगा। क्यों 50 होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। एक और सवाल आपसे करते हैं, बताइएगा आप लोग, सेकेंड सवाल बताइएगा। अगर आपसे हम कह दें कि इसको मान लिए थीटा, मान लिए क्या, मान लिए थीटा, थीटा माने है 50, तब बताइए कि एंगल I कितना होगा, देखने से पहले बताइएगा। देखिए हम बता रहे हैं, चूँकि यहाँ पर एक अभिलंब है, ये क्या है अभिलंब है। अभिलंब मतलब क्या होता है 90 डिग्री, इसका मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है 90 डिग्री है ना, यहाँ से लेकर यह कितना है 90, और इतना हमको पता है कितना है 45, इसका मतलब ये कितना होगा हमारा 45 होगा। कैसे, 90 में से गया 45, कितना आ गया 45, क्योंकि इसका मान दिया है 45 और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है 90 होता है। मतलब अगर 90 में से 45 घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, कितना हो गया इसका आंसर 45 होगा। कैसे, 90 - 45। एक और सवाल आपसे करते हैं, बताइएगा 3 नंबर सवाल, बताइएगा आप लोग 3 नंबर। अगर कह दे कि थीटा जो है 50 डिग्री है, क्या मान है थीटा 50, बताइए एंगल R कितना होगा, जल्दी। थीटा जो है 50 माने है, तो एंगल R का मान कितना होगा, बिना देखे पहले बताइएगा। देखिए हम बता रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है 90, और थीटा का मान कितना दिया है 50, तो अगर 90 में से 50 गया तो इसका मान निकल जाएगा, कितना आ गया 40, और ये आपस में क्या होता है बराबर, ये 40 तो कितना हो जाएगा 40, तो एंगल R कितना हो जाएगा 40। क्यों, क्योंकि 90 में से गया 50, कितना आ गया यहाँ पर 40, और ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर, मतलब एंगल R कितना हो गया हमारा आंसर 40 हो गया। तो यहाँ पर हम देख लिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा इसका नियम क्या है। प्रकाश का आना, किसी वस्तु से टकराना, टकरा कर पुनः वापस लौट जाना, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। या अगर कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर पुनः वापस लौट जाए, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम, 2 नियम है। पहला नियम क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सेकेंड नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है एक ही समतल में होता है। एक ही समतल मतलब इस रेखा के तीनों जो है एक ही और होगा, उसे कहते हैं एक ही समतल में होना। तो यहाँ पर हम देख लिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि समतल दर्पण का प्रयोग क्या होता है। क्या देख रहे हैं, समतल दर्पण का उपयोग। समतल मतलब प्लेन मिरर, समतल दर्पण का प्रयोग क्या होता है। देखिए जानते हैं यह है शीशा है, और शीशा के पीछे क्या होता है, ऐसे पेंट होता है। बताइए तो शीशा के पीछे जो होता है पेंट हुआ वो किसका होता है, वो होता है किसका, AG
AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। किसका होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। तो हम देख रहे हैं कि समतल दर्पण की विशेषता क्या होता है। देखिए पहला इसमें विशेषता क्या होता है, प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। मान लीजिए ऐनक है, अगर ऐनक के सामने हम खड़े रहते हैं तो लगता है कि ऐनक के पीछे कोई खड़ा व्यक्ति है। मान लीजिए ऐनक है ना, तो ऐसे हम उंगली करते हैं तो लगता है कि पीछे से भी कोई ऐसे उंगली कर रहा है। तो एग्जाम में आता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। पहले क्या है? जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब क्या बोले? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। पहले देख लिए, सिंपल है। अगर दर्पण के सामने खड़े हैं, अपन अंगुली हम ले जाते हैं तो लगता है कि कोई दर्पण के पीछे से भी अंगुली कोई लेकर आ रहा है। फेमस है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। चलिए आगे और देखते हैं 2 नंबर में। देखिए, जितना इस वस्तु का आकार होगा उतना ही प्रतिबिंब का भी आकार होगा। यानी जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही उस प्रतिबिंब का भी आकार होगा। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि जितना वस्तु का आकार होगा, जितना वस्तु का आकार होगा बराबर होगा किसके? प्रतिबिंब के। मतलब जितना वस्तु का आकार रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही आकार का बनेगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं। देखिए 3 नंबर, ये क्या है? समतल दर्पण। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। अगर मान लीजिए समतल दर्पण से इस व्यक्ति की दूरी जो है 5 मीटर है। कहता मान लीजिए 5 मीटर। जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे जो है 5 मीटर बनेगा। क्या बनेगा? 5 मीटर पीछे बनेगा। मतलब ये, अगर आप शीशे से जितना दूर खड़े रहिएगा शीशे के पीछे उतना ही दूर बनेगा। मतलब दर्पण के आगे जितना खड़े रहिएगा दर्पण के पीछे ही उतना बनेगा। तो 3 नंबर क्या कहता है कि जितना व्यक्ति या कोई वस्तु है दर्पण के जितना आगे है ठीक उसके पीछे उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। तो यह एक सवाल आता है कि वस्तु और उस वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है। सवाल क्या है? ध्यान सुनिएगा। उस व्यक्ति और उस व्यक्ति के बीच के प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? कितना होगा? 10 होगा। देखिए 10 कैसे होगा? ये दर्पण है, तो दर्पण से कितना दूरी है? 5 मीटर। दर्पण के पीछे कितना बनेगा? 5। तो 5 5 कितना हो गया? 10। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। चलिए देख रहे 4 नंबर। अब मान लीजिए कि अगर आप जो है चाह रहे हैं कि पूरा प्रतिबिंब जो है अपना ऐनक में देखे तो वो ऐनक की लंबाई कितना होनी चाहिए। सवाल क्या है? अगर आप चाह रहे हैं कि अपने पूरी प्रतिबिंब उस ऐनक में उस दर्पण में देख पाए तो आपका दर्पण कितना लंबा होना चाहिए। ठीक बता रहे हैं, जितनी आपकी लंबाई है उस लंबाई का आधा जो है वो दर्पण का होना चाहिए। एग्जाम्पल में मान लीजिए एक वस्तु है, अगर उस वस्तु की लंबाई जो है 3 मीटर है। कितना मीटर है? 3 मीटर। उस दर्पण की जो लंबाई है वह 1.5 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर। और देते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए आप है और आपकी जो लंबाई है कितना है? 6 फुट। कितना है? 6 फुट है। तो दर्पण जो है वह 3 फुट का होना चाहिए। सिंपल में है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि अपनी लंबाई जो है पूरी प्रतिबिंब में हम देखें तो आपकी लंबाई का आधा जो है वह शीशा होना चाहिए। देखते हैं 5 नंबर। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। अब देखे होंगे अगर आप ऐनक के सामने जाइएगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपका सिर जो है आ जाएगा नीचे पर चला जाएगा ऊपर जाएगा। अब जैसे वैसा ही आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो बच्चों क्या है? वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब है वह सीधा बनता है। लेकिन छवो देखिएगा यहाँ पर एक अंतर है। एक होता है पार्श्विक। नहीं, क्या होता है पार्श्विक? मतलब क्या होता है? ये क्या है? पार्श्विक। पार्श्विक जो प्रतिबिंब है वो बनता है उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। एग्जाम्पल अब देखे होंगे, अगर आप शीशे के सामने गए हैं, अगर आप ये हाथ उठाइएगा तो लगता है ये हाथ उसमें उठा रहा है। अगर आप शीशे के सामने लिखेगा ऐसे बी, क्या लिखिएगा? बी। लेकिन प्रतिबिंब में ऐसे बनता है, शीशे में ऐसे बी बनता है ना, बनता है ऐसे। अगर आप लिखेगा ऐसे तो उसमें कैसे बनता है? ऐसे बनता है। इसे कहते हैं पार्श्विक। तो पार्श्विक जो प्रतिबिंब होता है क्या होता है? उल्टा होता है। तब समझ गए होंगे कि समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है। इसमें अभी और सारा है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं कि समतल दर्पण को जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, जय हिंद।